गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज हम दैनिक जीवन में रसायन पाठ का अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर के अंतर्गत हम अम्ल, सार, लवण व इसके अलावा साबुन व अपमार्जक और दैनिक जीवन में जो उपयोगी रसायन है उनका हम अध्ययन करेंगे। तो हम सर्वप्रथम यहाँ पे हम अम्ल के बारे में बात करेंगे कि अम्ल की परिभाषा क्या होगी और इसके जो गुणधर्म हैं वो क्या होंगे। तो अम्ल की परिभाषा किसके अनुसार? आर्यनियस के अनुसार। आर्यनियस के अनुसार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर या जलीय विलयन में आयनित होकर क्या दें? हाइड्रोजन आयन दें, उन्हें क्या कहा जाता है? अम्ल कहा जाता है। यह किसने बताया? आर्यनियस ने बताया। आर्यनियस एक क्या है? वैज्ञानिक है। इन्होंने अम्ल की परिभाषा क्या बताई कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या होते हैं? अपघटित या आयनित होकर क्या दें? हाइड्रोजन आयन दें, उसे क्या कहा जाता है? अम्ल कहा जाता है। तो आर्यनियस के अनुसार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या दें? आयनित होकर क्या दें? हाइड्रोजन आयन दें, उन्हें क्या कहा जाता है? अम्ल कहा जाता है। अब इसके बाद हम जो परिभाषा है, इसके बाद हम इसके जो गुणधर्म हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे कि जो अम्ल के गुणधर्म क्या क्या होंगे। तो अगला जो टॉपिक हमारा इसमें वो क्या है? गुणधर्म। तो गुणधर्म हम किसके पढ़ रहे हैं? अम्ल का। तो पहला गुणधर्म देखिए कि जो अम्ल है वह स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। जितने भी प्रकार के अम्ल हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। तो अम्लों का जो स्वाद है वो कैसा है? खट्टा। या अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। जैसे कि हम बात करें, नींबू। इसके अलावा हम बात करें दही और इमली। यदि हम इन सभी का स्वाद चखें तो कैसा लगेगा? खट्टा। अब इन सभी का जो स्वाद खट्टा क्यों है? क्योंकि इनमें कोई ना कोई अम्ल उपस्थित होता है। जैसे कि नींबू में कौन सा अम्ल होता है? साइट्रिक अम्ल। दही की बात करें तो दही में कौन सा होगा? लैक्टिक अम्ल। और इमली में बात करें तो इमली में होगा टार्टरिक अम्ल। इन अम्लों की वजह से इन सभी का स्वाद क्या होता है? खट्टा। तो हम कह सकते हैं कि जो अम्ल है उनका जो स्वाद है वो कैसा होता है? खट्टा होता है। दूसरा गुणधर्म, जो अम्ल है या अम्लीय विलयन, जो अम्लीय विलयन होते हैं वो नीले लिटमस को लाल रंग प्रदान करते हैं। तो अगला जो गुणधर्म है वो क्या है कि नीले लिटमस के साथ कौन सा विलयन? अम्लीय विलयन। इसकी बात करें हम अम्ल की तो कौन सा विलयन हो गया? अम्लीय विलयन। अम्लीय विलयन नीले लिटमस को कौन सा रंग देता है? लाल रंग देता है। या ऐसा कह सकते हैं कि अम्लीय विलयन के साथ नीले लिटमस किस रंग में बदल जाते हैं? लाल रंग में बदल जाते हैं। जैसे ही अम्लीय विलयन को किस पर डालते हैं? नीले लिटमस पर, तो जो नीला लिटमस है वो
किस रंग में बदल जाता है? लाल रंग में बदल जाता है। तीसरा गुणधर्म देखिए आप, अब इस बार क्या बात करेंगे हम? नीले की जगह किसकी बात करेंगे? लाल लिटमस की। लाल लिटमस पर कौन सा विलयन? वही अम्लीय विलयन। यदि हम लाल लिटमस पर कौन सा विलयन डालेंगे? अम्लीय विलयन, तो इसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, या हम कह सकते हैं कोई रंग नहीं देगा, या रंग कैसा रहेगा? लाल ही रहेगा। तो यहाँ पे आपको दो बातें समझ में आई कि नीले लिटमस पर यदि हम अम्लीय विलयन डालते हैं तो उसका रंग कैसा हो जाता है? लाल। जबकि लाल लिटमस पर यदि हम अम्लीय विलयन डालते हैं तो उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं रहता है, अर्थात उस लाल का रंग या लाल लिटमस का रंग लाल ही रहता है। अब यहाँ पे हम बात करें कि ये जो लिटमस है, हमने बात की कि नीला लिटमस और लाल लिटमस, तो इसकी चर्चा करेंगे ये क्या है। तो इसके लिए आप सुनिए। हमने बात की किसकी? लिटमस की। तो ये लिटमस क्या है? यदि हम लिटमस की बात करें तो लिटमस एक प्राकृतिक क्या है? सूचक है, जो अम्ल व सार का परीक्षण करता है या अम्ल या सार की क्या करता है? पहचान करता है। तो लिटमस क्या है? एक प्राकृतिक सूचक है। कौन सा सूचक है? प्राकृतिक सूचक, जो हमें कहां से प्राप्त होता है? थैलोफाइटा वर्ग के लाइकेन नामक पौधों से इसको क्या किया जाता है? निष्कर्षित किया जाता है। लाइकेन नामक पौधों से निष्कर्षित इसको किया जाता है। तो लिटमस क्या है? एक प्राकृतिक सूचक है, जो थैलोफाइटा वर्ग के लाइकेन से क्या किया जाता है? इसको निष्कर्षित किया जाता है। और यह क्या करता है? अम्ल व सार का, अम्ल व सार का क्या करता है? परीक्षण करता है या पहचान करता है कि कौन सा विलयन अम्लीय है और कौन सा विलयन सारीय है। इसके बाद हम बात करेंगे पहला गुणधर्म, दूसरा और ये तीसरा। अब हम बात करेंगे चौथे गुणधर्म की। चौथा गुणधर्म है, यदि अम्लीय विलयन को किसके साथ? फिनोल्फथालीन के साथ मिलाया जाए तो फिनोल्फथालीन के रंग में भी क्या नहीं होगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि अम्लीय विलयन फिनोल्फथालीन के साथ कोई रंग नहीं देता है। तो अम्लीय विलयन किसके साथ? फिनोल्फथालीन के साथ। क्या नहीं देता है? रंग नहीं देता है, यानी कोई रंग नहीं देता है। जबकि अब देखिए अगला, जो अम्लीय विलयन है वो किसके साथ? मेथिल ऑरेंज के साथ। मेथिल ऑरेंज के साथ कौन सा रंग देगा? लाल रंग। तो क्या कह सकते हैं कि अम्लीय विलयन मेथिल ऑरेंज के साथ कैसा रंग देता है? लाल रंग देता है। अब यहां पे हम बात करें कि ये फिनोल्फथालीन और ये मेथिल ऑरेंज क्या है। जैसे कि अभी हमने बात किया था कि ये लिटमस क्या है, तो ठीक उसी प्रकार फिनोल्फथालीन और मेथिल ऑरेंज भी क्या है? सूचक है। लेकिन
जो लिटमस था वो क्या था, एक प्राकृतिक सूचक था, जबकि फिनोल्फ्थेलिन व मेथिल ऑरेंज एक क्या है, कृत्रिम सूचक है। अब कृत्रिम सूचक है तो किसका कार्य करेंगे, वही अम्ल और क्षार का क्या करेंगे, परीक्षण करेंगे। तो यदि हम इनकी बात करें कि ये फिनोल्फ्थेलिन और मेथिल ऑरेंज क्या है, तो हम कह सकते हैं ये क्या है, कृत्रिम सूचक है, जिन्हें प्रयोगशालाओं में क्या किया जाता है, बनाया जाता है, जबकि लिटमस प्रकृति से प्राप्त होता है और इनको क्या किया जाता है, प्रयोगशालाओं में बनाया जाता है। कृत्रिम की जगह बोल सकते हैं कि ये क्या है, संश्लेषित सूचक है। अब ये सूचक है तो किसका कार्य करेंगे, वही अम्ल और क्षार का क्या करेंगे, परीक्षण करेंगे। और अभी आपको मैंने बताया ये परीक्षण किस प्रकार करना है कि अम्लीय विलयन के साथ फिनोल्फ्थेलिन तो क्या नहीं देगा, कोई रंग नहीं देगा, जबकि मेथिल ऑरेंज की बात करें तो मेथिल ऑरेंज कैसा रंग देगा, लाल रंग। तो अब इसके बाद अगला जो गुणधर्म है वो बात करेंगे छठा, अम्ल की जो पीएच है वो कितनी होगी, अम्ल की जो पीएच है वो 7 से क्या होती है, कम होती है, यानी 0 से 7 के मध्य, लेकिन 7 नहीं होगी, 7 से क्या होगी, कम, 0 से 7 के मध्य, या हम कह सकते हैं 7 से कम। इनकी जो पीएच वैल्यू है इनकी अम्ल की वो कितनी होगी, 7 से कम होगी। और लास्ट इसका जो गुणधर्म है, अम्ल जलीय विलयन में, जो कि अभी हमने परिभाषा में पढ़ा था, क्या देगा, जलीय विलयन के साथ हाइड्रोजन आयन देता है। तो जो हमने 7 गुणधर्म पढ़े उसमें पहला गुणधर्म की यदि बात करें तो पहला गुणधर्म क्या था कि अम्ल स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। दूसरा, जो अम्ल है वो नीले लिटमस के साथ या नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित कर देते हैं। तीसरा, जो अम्ल है वो लाल लिटमस के साथ कोई रंग नहीं देते हैं। अगला गुणधर्म क्या था, फिनोल्फ्थेलिन और मेथिल ऑरेंज का, तो फिनोल्फ्थेलिन के साथ तो कोई रंग नहीं देगा, जबकि मेथिल ऑरेंज के साथ कैसा रंग देगा, लाल रंग देगा। जो अगला गुणधर्म है छठा, वो क्या है, जो अम्ल की जो पीएच है वो क्या है, 7 से कम है। और लास्ट में है कि जो इनका जलीय विलयन है, या इनको जब जलीय विलयन में डालते हैं तो ये आयनित होकर या अपघटित होकर या घुलकर क्या देंगे, हाइड्रोजन आयन देते हैं। तो इस कारण इनको हम किस श्रेणी में लेते हैं, जब ये हाइड्रोजन आयन देते हैं तो हम किस श्रेणी में लेंगे, अम्ल की श्रेणी में लेते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि अम्लों के प्रकार कितने हैं या अम्ल के प्रकार। तो अम्लों के जो प्रकार है वो हम किसके आधार पर बांटेंगे, अम्लीय प्रबलता के आधार पे। और यहाँ पे जो अम्लीय प्रबलता है उसका अर्थ क्या होगा, यदि हम बात करें कि जो अम्लीय प्रबलता है उसका अर्थ क्या है, तो अम्लीय प्रबलता का अर्थ यहाँ पे है कि जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देने की प्रवृत्ति। कौन सी प्रवृत्ति, हाइड्रोजन आयन देने की प्रवृत्ति। अब हम बात कर रहे हैं, देखो अम्ल या अम्लों के प्रकार। और ये जो अम्लों के प्रकार बांट रहे हैं, हम किसके आधार पर बांट रहे हैं, अम्लीय प्रबलता के आधार पे। अम्लीय प्रबलता, और जो अम्लीय प्रबलता है उसका अर्थ क्या है, जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देने की प्रवृत्ति। तो अम्लों के जो प्रकार हैं हम किसके आधार पर वर्गीकृत कर रहे हैं, अम्लीय प्रबलता के आधार पर। और अम्लीय प्रबलता का मतलब क्या है कि जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन
देने की प्रवृत्ति। और इसके आधार पे अम्लों के कितने प्रकार होंगे? 2 प्रकार। कितने प्रकार होंगे? 2 प्रकार। 2 प्रकारों में देखिए आप, एक हम क्या ले सकते हैं? प्रबल अम्ल, और दूसरा हम ले सकते हैं दुर्बल अम्ल। तो यहां पे अम्लीय प्रबलता के आधार पर अम्ल कितने प्रकार के हुए? 2 प्रकार के। एक कौन सा हुआ? प्रबल अम्ल, और दूसरा कौन सा हुआ? दुर्बल अम्ल। अब इनकी परिभाषा क्या होगी? देखिए, प्रबल अम्ल की जो परिभाषा है वो क्या है? यानी वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से क्या हो? आयनित होकर अधिक संख्या में क्या दें? हाइड्रोजन आयन, उसे हम क्या बोलेंगे? प्रबल अम्ल बताएंगे। जबकि दुर्बल अम्ल की परिभाषा क्या होगी? तो वे अम्ल जो जलीय विलयन में कम या जलीय विलयन में आंशिक रूप से क्या हो? आयनित होकर कम संख्या में क्या दें? हाइड्रोजन आयन दें, तो उसे हम किस श्रेणी में लेंगे? दुर्बल अम्ल की श्रेणी। तो परिभाषा क्या हुई? यानी वे अम्ल जो पूर्ण रूप से आयनित होकर क्या दे? अधिक संख्या में क्या दे? हाइड्रोजन आयन दे, तो उसे हम क्या बोलेंगे? प्रबल अम्ल। यानी ध्यान दें 2 बातों पे कि एक तो क्या है? जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो रहा है। एक शब्द पे तो आप यहां पे ध्यान दें कि जल में क्या हो रहा है? पूर्ण रूप से आयनित हो रहा है। और दूसरा क्या है? अधिक संख्या में क्या दे रहा है? हाइड्रोजन आयन दे रहा है। जबकि यहां पे क्या हो जाएगी? यानी वे अम्ल जो पूर्ण रूप की जगह क्या होगा? आंशिक रूप से जल में आयनित होकर क्या दे? कम संख्या में क्या दे? हाइड्रोजन आयन दे, तो उसे हम क्या बोलेंगे? दुर्बल अम्ल। अब इसके बाद हम इनके उदाहरणों की बात करेंगे कि इसके प्रबल अम्ल के और दुर्बल अम्ल के। तो उदाहरण देखिए आप, एक तो इसका होगा HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा उदाहरण होगा इसका H2SO4, और तीसरा उदाहरण है HNO3। देखिए, एक तो क्या है? HCl, दूसरा क्या है? H2SO4, और तीसरा क्या है? HNO3 यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। ये तीनों किस श्रेणी में आएंगे? प्रबल अम्ल की श्रेणी में आते हैं। जबकि यहां पे यदि हम बात करें तो दुर्बल अम्ल में एक तो होगा H2SO3, दूसरा होगा H2CO3, और एक होगा CH3COOH। देखिए, H2SO3 का नाम क्या है? सल्फ्यूरस अम्ल। जबकि इसका H2SO3 का क्या होगा? कार्बोनिक अम्ल, और ये है एसिटिक अम्ल। देखिए, H2SO3 यानी सल्फ्यूरस अम्ल, H2CO3 यानी कार्बोनिक अम्ल, और CH3COOH एसिटिक अम्ल। ये तीनों किसके उदाहरण हैं? दुर्बल अम्ल के उदाहरण हैं। एक बात यहाँ पे आप जरूर ध्यान दें कि देखिए इसका सूत्र क्या है? सल्फ्यूरस अम्ल का H2SO3, जबकि यहां पे भी आप ध्यान दें कि
इसका नाम क्या होगा? सल्फ्यूरिक अम्ल। ये तो है सल्फ्यूरस और ये क्या होगा? सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल किस श्रेणी में जाएगा? प्रबल अम्ल की श्रेणी में, जबकि सल्फ्यूरस किस श्रेणी में आएगा? दुर्बल अम्ल की श्रेणी में आएगा। तो इस प्रकार से हमने अम्ल और के गुणधर्म, अम्ल की जो प्रकार है उनके बारे में पढ़ा। अब आगे देखिए, आगे हम बात करेंगे किसके बारे में? सार के बारे में। अब यहां पे अगर हम बात करें किसकी? सार की, तो सार की जो परिभाषा है वो क्या होगी? यानी अम्ल की मिलती जुलती है, लेकिन अंतर क्या होगा? देखिए अम्ल में तो क्या था? हाइड्रोजन आयन क्या हो रहा था? बाहर निकल रहा था जब जलीय विलयन में रह रहे थे। जबकि यदि हम बात करें किसकी? सार की, तो यहां पे क्या होगा? OH आयन क्या होगा? बाहर निकलेगा। तो हम बात करेंगे अब किसके बारे में? सार के बारे में। देखिए क्या परिभाषा होगी? वही परिभाषा सेम, लेकिन थोड़ा अंतर है। यानी आर्रेनियस के अनुसार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या हो? आयनित होकर क्या दे? हाइड्रोक्सिल आयन दे, वो क्या कहलाएंगे? सार कहलाते हैं। आर्रेनियस के अनुसार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या हो? आयनित होकर क्या दें? OH आयन यानी हाइड्रोक्सिल। हाइड्रोक्सिल आयन दे, वो क्या कहलाएंगे? सार कहलाते हैं। तो अंतर केवल कितना है? इसका अंतर है, अम्ल यहां पे क्या दे रहे थे? H+ का आयन यानी हाइड्रोजन आयन दे रहे थे, जबकि सार क्या देगा? OH आयन यानी हाइड्रोक्सिल आयन देता है। इसके बाद हम इसके जो गुणधर्म है उनकी चर्चा करेंगे। तो देखिए पहला गुणधर्म क्या होगा? इनका जो स्वाद है कैसा होगा? कड़वा। जबकि अम्ल का कैसा था? खट्टा। तो इनका जो स्वाद है वो कैसा है? कड़वा। जैसे कि हम बात करें साबुन, साबुन का यदि स्वाद हम चखें तो कैसा होगा? कड़वा। बात कर रहे हैं हम साबुन के स्वाद की, तो साबुन का जो स्वाद है वो कैसा है? कड़वा। अब कड़वा क्यों है? क्योंकि साबुन में क्या पाया जाता है? सार पाया जाता है। इसकी वजह से इसका जो टेस्ट है वो कैसा है? कड़वा। इसके बाद हम दूसरे गुणधर्म की बात करेंगे। जो सार है वो लाल लिटमस को किस रंग में? नीले रंग में। सारीय विलयन। देखिए अभी ये बात हमने कहां पढ़ी थी? अम्ल में भी पढ़ी थी। अम्ल में इसके क्या था? विपरीत। अब सार में क्या है कि सारीय जो विलयन है वो लाल लिटमस को किस रंग में बदल देता है? या लाल लिटमस को किस रंग में बदलेगा? नीले रंग में बदल देता है। कौन से रंग में? नीले रंग में। तीसरा जो गुणधर्म है वो किसका होगा? नीले लिटमस का। नीले लिटमस के साथ कौन सा विलयन? वही सारीय विलयन। कौन सा रंग देगा? यहाँ पे
कोई रंग नहीं देगा, यानी नीले का नीला ही रहेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, रंग में कोई परिवर्तन नहीं। तो क्षारीय विलयन नीले लिटमस के साथ रंग में परिवर्तन नहीं करते हैं। अभी आपको मैंने लिटमस के बारे में पहले बता ही दिया कि लिटमस क्या होता है। अगला चौथा गुणधर्म इसका, किसकी बात करेंगे, फिनोल्फथालीन की। फिनोल्फथालीन के साथ कौन सा कैसा रंग देगा, गुलाबी रंग देता है। कैसा रंग देता है, गुलाबी रंग। जबकि आपको याद है तो अभी मैंने किसमें बताया था, अम्ल में, यानी अम्ल फिनोल्फथालीन के साथ कोई रंग नहीं देता है, लेकिन क्षार फिनोल्फथालीन के साथ कैसा रंग देता है, गुलाबी रंग देता है। अगला मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज के साथ कैसा रंग देगा, पीला रंग। क्षार मेथिल ऑरेंज के साथ पीला रंग देता है। जबकि अम्ल की बात करें तो अम्ल मेथिल ऑरेंज के साथ कैसा रंग देता था, लाल रंग देता था। अगला छठा गुणधर्म है हमारे पास कि जो क्षार है इसकी जो पीएच है वो कहां से कहां, 7 से 14 के बीच या के मध्य होती है, यानी 7 से ऊपर या 14 के बीच में होती है। और जो सातवां गुणधर्म है वो क्या कह सकते हैं हम, कि यह जलीय विलयन में क्या देता है, हाइड्रोक्सिल आयन देता है। तो ये हमारे पास क्या हो गए इसके 7 गुणधर्म। पहला गुणधर्म कि क्षार स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। दूसरा, क्षार लाल लिटमस के साथ कौन सा रंग देते हैं, नीला रंग देते हैं। नीले लिटमस के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्षार फिनोल्फथालीन के साथ गुलाबी रंग देते हैं, जबकि मेथिल ऑरेंज के साथ कैसा रंग देते हैं, पीला रंग देते हैं। इनकी जो पीएच वैल्यू है वो कितनी होती है, 7 से 14 के बीच होती है। और जो जलीय विलयन है उसमें ये कौन सा आयन देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। इसके बाद हम जो अम्लों के प्रकार पढ़े थे, ठीक उसी प्रकार हम इसके प्रकार पढ़ेंगे, क्षार के भी प्रकार पढ़ेंगे। और वो किसके आधार पर पढ़ेंगे, हमने अम्लीय, वहां पे तो किसके आधार पर पढ़ा था हमने, अम्लीय प्रबलता के आधार पे। और यहां पे हम किसके आधार पर पढ़ेंगे, क्षारीय प्रबलता के आधार पे। और यहां पे यदि हम बात करें कि क्षारीय प्रबलता का अर्थ क्या है, तो क्षारीय प्रबलता का अर्थ क्या होगा कि जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देने की प्रवृत्ति पर। तो क्षारों के क्या है यहाँ पे प्रकार, और जो प्रकार है हम इसके आधार पे, क्षारीय प्रबलता के आधार पे। तो क्षारीय प्रबलता का अर्थ क्या है, जलीय विलयन में OH आयन देने की प्रवृत्ति पर। OH आयन देने की प्रवृत्ति पर। और OH आयन देने की प्रवृत्ति के आधार पर क्षार को भी कितने भागों में बांटा जाता है, 2 भागों में, या 2 भागों में क्या किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है। एक क्या होगा, प्रबल क्षार, जबकि दूसरा क्या होगा, दुर्बल क्षार। प्रबल क्षार और दूसरा होगा दुर्बल क्षार। परिभाषा क्या होगी, वे क्षार
जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित होकर अधिक संख्या में क्या दें, हाइड्रोक्सिल आयन दें, वो तो क्या कहलाएंगे, प्रबल सार। जबकि दुर्बल सार की परिभाषा क्या होगी कि वे सार जो जलीय विलयन में आंशिक रूप से क्या होकर, आयनित होकर कम संख्या में क्या दें, हाइड्रोक्सिल आयन दें, तो उसे क्या नाम दिया जाएगा, दुर्बल सार। वे सार जो जलीय विलयन में, वे सार जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित होकर क्या हो रहे हैं, पूर्ण रूप से आयनित होकर अधिक संख्या में क्या दें, हाइड्रोक्सिल आयन, अधिक संख्या में क्या दें, हाइड्रोक्सिल आयन दें, तो वो तो क्या कहलाएंगे, प्रबल सार। जबकि इसकी परिभाषा क्या होगी कि वे सार जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप की जगह क्या आएगा, आंशिक रूप से आयनित होकर कम संख्या में क्या दें, हाइड्रोजन क्या दें, कम संख्या में क्या दें, हाइड्रोक्सिल आयन। तो क्या बोलेंगे, आंशिक रूप से क्या हो रहे हैं, आयनित, और आयनित होकर क्या दें, कम संख्या में, कम संख्या में हाइड्रोक्सिल आयन दें, तो वो क्या कहलाते हैं, दुर्बल सार कहलाते हैं। उदाहरण की बात करें तो देखिए, प्रबल सार का उदाहरण क्या होगा, NaOH, KOH, RbOH, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके बाद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, ये तीनों किस श्रेणी में आएंगे, प्रबल सार की श्रेणी में आएंगे। NaOH, KOH, RbOH। जबकि दुर्बल सार की बात करें तो MgOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, और तीसरा है यहाँ पे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, AlOH का होल थ्राइस, और एक और ले लो यहाँ पे NH4OH, क्या है, NH4OH, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और तीसरा है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, और चौथा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे आप ध्यान दें, जो ये है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। तो पूछा जा सकता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र क्या होगा, तो आप क्या उत्तर दें, MgOH का होल ट्वाइस, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं। तो ये चारों, ये जो चार उदाहरण हैं इसके हैं दुर्बल सार के। तो आज हमने क्या पढ़ा, अम्ल व सार की क्या पढ़ी, परिभाषा, उसके बाद हमने क्या पढ़े, गुणधर्म, और गुणधर्म के बाद हमने क्या पढ़े, इनके प्रकार। तो आज से इतना ही।